नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर या विभव मापी के बारे में। और विभव मापी का जो टॉपिक है वो है विभव मापी का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का, पोटेंशियल ग्रेडियंट का यथार्थ, निश्चित या एक्यूरेट मान ज्ञात करने की प्रक्रिया विभव मापी का मानकीकरण कहलाती है। विभव मापी के लिए विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक्यूरेट मान निकालने की प्रक्रिया विभव मापी का मानकीकरण है। इसके लिए विभव मापी के द्वितीयक परिपथ में, कौन से परिपथ में? सेकेंडरी सर्किट में मानक सेल का, स्टैंडर्ड सेल का इस्तेमाल किया जाता है, या द्वितीयक परिपथ में मानक सेल या स्टैंडर्ड सेल जिसका ईएमएफ ES मान रहे हैं उसको जोड़ देते हैं। मानक सेल या स्टैंडर्ड सेल क्या होता है? ऐसा सेल जिसका ईएमएफ लंबे समय तक नियत रहे और शुद्धता से ज्ञात किया गया हो, उसको मानक सेल कहेंगे। दो मानक सेल हैं, एक है कैडमियम सेल जिसका विद्युत वाहक बल 1.0186 वोल्ट और दूसरा है डैनियल सेल जिसका विभव है 1.08 वोल्ट। द्वितीयक परिपथ में मानक सेल लगाकर फिर आप संतुलन लंबाई ज्ञात करेंगे और विभव मापी के सिद्धांत के द्वारा जो मानक सेल है उसका विद्युत वाहक बल बराबर K × L0। ये क्या है? मानक सेल का EMF। K क्या है? विभव प्रवणता। कई बार इस विभव प्रवणता को X से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने आपको बता रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तार की इकाई लंबाई पर विभव के पतन को विभव प्रवणता कहते हैं और हमने इसको किससे रिप्रेजेंट किया है? K से। और L0 क्या है? संतुलन लंबाई। यहाँ से विभव प्रवणता निकालनी है तो ES/L0, संतुलन लंबाई हम ज्ञात कर लिए। और ES क्या है? मानक सेल का EMF, मानक सेल का EMF। और मानक सेल के रूप में या तो कैडमियम सेल का इस्तेमाल करेंगे या डैनियल सेल का इस्तेमाल करेंगे। दोनों का EMF आपको पहले से दिया हुआ है जो एकदम एक्यूरेट है। और यही जैसे ही आपने विभव प्रवणता का मान निकाल लिया, इसी को ही विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। एक बात याद रखें, विभव मापी के मानकीकरण के लिए द्वितीयक परिपथ में आपने एक मानक सेल लगाया है, तो प्राथमिक परिपथ में बैटरी लगी हुई है, उसके बाद सेकेंडरी सर्किट में मानक सेल लगाया है और विभव मापी के तार पर संतुलन लंबाई आपने ज्ञात कर ली और उससे विभव प्रवणता निकाल ली। अब एक बार जब आपने विभव प्रवणता निकाल ली है, उसके बाद प्राथमिक परिपथ में कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर आप परिवर्तन करेंगे तो विभव प्रवणता परिवर्तित हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, विभव मापी का मानकीकरण। विभव मापी की विभव प्रवणता को यथार्थ, निश्चित या एक्यूरेट रूप से मापने की प्रक्रिया है जिसमें मानक सेल या स्टैंडर्ड सेल का इस्तेमाल किया जाता है। और विभव प्रवणता का फॉर्मूला तो वही है, E यहाँ पर ES/L0 संतुलन लंबाई है, ES क्या है? मानक सेल का EMF, और यहाँ से आपके पास विभव मापी की विभव प्रवणता आ गई है। तो ये था विभव मापी का मानकीकरण। विभव मापी के मानकीकरण के बाद हम बात करते हैं विभव मापी की सुग्राह्यता की। दोस्तों, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, इससे भी बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आसान लगते हैं, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप गलती उत्तर करके आओगे। इसलिए ध्यान से इस चीज़ को समझें।
ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल आसान तरीके से इसको समझेंगे। देखिए, विभवमापी की सुग्राहिता, विभवमापी द्वारा अल्पतम विद्युत वाहक बल के मापन की क्षमता। कोई विभवमापी न्यूनतम कम से कम कितना ईएमएफ मेजर कर सकता है, यही क्षमता उसकी सुग्राहिता कहलाती है। जितना कम से कम ईएमएफ मेजर कर सकता है उस पोटेंशियोमीटर की उतनी ही ज़्यादा सुग्राहिता होगी। कम से कम कितना ईएमएफ माप सकता है, यही सुग्राहिता है। जितना कम ईएमएफ मापेगा उतनी ही उसकी सुग्राहिता या सेंसिटिविटी बढ़ेगी या ज़्यादा होगी। इसको और सिंपल भाषा में मैंने लिखा है, सुग्राहिता का अर्थ है कि विभवमापी किसी अल्प ईएमएफ या विभवांतर को कितनी यथार्थता या एक्यूरेसी से मापता है। सिंपल लाइनें हैं, जबरदस्ती उलझने की जरूरत नहीं है। कोई विभवमापी कम से कम, न्यूनतम, अल्पतम कितना ईएमएफ मेजर कर सकता है एक्यूरेटली, यही उसकी सेंसिटिविटी है, सुग्राहिता है। ये लाइन आप याद रखें। सुग्राहिता विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर इसका मान ज़्यादा होगा तो इसका मान कम होगा। कहने का मतलब, अगर आपको किसी विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ानी है तो विभव प्रवणता को क्या करना पड़ेगा, कम। अगर सुग्राहिता बढ़ानी है तो विभव प्रवणता को क्या करना पड़ेगा, कम। विभव प्रवणता क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, विभवमापी के तार की इकाई लंबाई पर विभव के पतन को या विभवमापी के तार की इकाई लंबाई के बीच विभवांतर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता जितनी कम होगी सुग्राहिता उतनी ही अधिक होगी। अब यदि विभव प्रवणता कम करनी है तो ध्यान से देखिए, K बराबर V/L। देखो, अगर विभव प्रवणता कम करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, L तार की जो लंबाई है, कुल लंबाई, उसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अगर L बढ़ेगा तो K का मान कम आएगा। तो आपको विभव प्रवणता कम करनी है तो तार की लंबाई अधिक होनी चाहिए, इसीलिए विभवमापी का तार 10 मीटर लंबा होता है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि विभवमापी के तार की लंबाई अधिक क्यों रखी जाती है, क्योंकि तार की लंबाई अधिक होगी तो विभव प्रवणता कम होगी, और विभव प्रवणता कम होगी तो उस विभवमापी की सुग्राहिता अधिक होगी, और सुग्राहिता अधिक होगी तो वो विभवमापी कम से कम, न्यूनतम से न्यूनतम भी जो ईएमएफ है उसको भी एक्यूरेटली मेजर कर सकेगा। छोटे से छोटे विद्युत वाहक बल को भी एक्यूरेटली मेजर करेगा, इसलिए तार की लंबाई अधिक होनी चाहिए। अब देखिए, अगर तार की लंबाई अधिक होगी तो अपने आप संतुलन लंबाई भी दूर ही मिलेगी, मतलब संतुलन लंबाई जो होगी वो भी डिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो यही कारण है कि विभवमापी के तार की लंबाई अधिक होती है, ताकि तार की लंबाई अधिक होगी तो विभव प्रवणता कम होगी, विभव प्रवणता कम होगी तो सुग्राहिता ज़्यादा होगी, और सुग्राहिता ज़्यादा होगी तो आपका पोटेंशियोमीटर या विभवमापी अच्छे से ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है। ये नोट आप अच्छे से याद रख लें। अगर संतुलन लंबाई जितनी ज़्यादा दूर होगी सुग्राहिता उतनी ज़्यादा होगी, या तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही सुग्राहिता क्या होगी, ज़्यादा। और लंबाई ज़्यादा होगी तो विभव प्रवणता कम होगी, तो जितनी विभव प्रवणता कम होगी सुग्राहिता उतनी ही ज़्यादा। तो सुग्राहिता
संतुलन लंबाई के समानुपाती, तार की कुल लंबाई के समानुपाती और विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि विभव मापी के तार की लंबाई को 10 मीटर से घटाकर 5 मीटर कर दिया जाए तो क्या होगा, तो आप उसको बताइए। अगर तार की लंबाई कम करेंगे तो उस विभव मापी की सुग्राह्यता कम हो जाएगी। अब वो विभव मापी जो न्यूनतम ईएमएफ है उसको ढंग से मेजर नहीं कर पाएगा, एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएगा, अर्थात उसकी सुग्राह्यता कम हो जाएगी। तो ये थी विभव मापी की सुग्राह्यता। विभव मापी की जो मानकीकरण है और सुग्राह्यता है, इन दोनों में रिलेशन है। क्यों? क्योंकि मानकीकरण क्या होता है? विभव मापी की विभव प्रवणता का मापन। अब विभव प्रवणता जितनी कम होगी, सुग्राह्यता या सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। विभव मापी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी के बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, विभव मापी के अनुप्रयोग। और विभव मापी का पहला अनुप्रयोग है कि इसके द्वारा, विभव मापी के द्वारा आप किसी अज्ञात विभवांतर या अज्ञात विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। कोई ऐसा सेल है जिसका ईएमएफ आपको पता नहीं है, तो विभव मापी के द्वारा उस अज्ञात विद्युत वाहक बल को आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर बैटरी है, ये कुंजी K है, ये प्राथमिक परिपथ है, और जिस सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ आपको ज्ञात करना है उसको द्वितीयक परिपथ में लगाइए। द्वितीयक परिपथ, सेकेंडरी सर्किट। ये इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, ये कुंजी है, और गैल्वेनोमीटर के द्वारा जोकी से जोड़ देंगे। सबसे पहले तो इस विभव मापी की विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट के V/L, मैंने आपको अच्छे से बताया है। ये V आपको इस बैटरी की जो वोल्ट है, विभव है, सीधा वो नहीं मानना है। इस V का मतलब है इस तार के सिरों पर जो विभवांतर है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कट दिख रहा है कि और कोई प्रतिरोध लगा हुआ नहीं है, तो इस बैटरी के द्वारा इस तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। तो तार के सिरों पर जो विभवांतर है वो उस बैटरी के विभव के बराबर होगा, वोल्टेज के बराबर होगा, और बटे में तार की कुल लंबाई। इस तरीके से K या विभव प्रवणता का मान आ गया। अब यदि विभव मापी के तार का प्रतिरोध आपको दे रखा हो, मान लो कि ये R ओम है, तो आपके पास एक तरीका है कि जब R का मान दे रखा है तो आप जानते हैं V बराबर IR, इसमें प्रवाहित धारा का मान कैलकुलेट कर लें। K बराबर V/L होता है। V का मान हम, अगर R का मान दे रखा है तो IR, तो K की वैल्यू ऐसे आ गई। अब यहाँ से एक और चीज़, कई बार क्वेश्चन में विभव मापी के तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध, जिसको मैं RM बोल रहा हूँ, वो दिया हुआ होता है कि किसी विभव मापी के तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध 2 ओम है। इसका मतलब आपको वो R/L की वैल्यू दे रखा है। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो V की वैल्यू IR हो गई, L कुछ लंबाई हो गई, यहाँ पर जो टोटल लंबाई है विभव मापी की वो, और R/L है इकाई लंबाई पर प्रतिरोध, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, IRM। RM का मतलब है विभव मापी के तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध। जब आपने विभव प्रवणता इस तरीके से ज्ञात कर ली, 3 तरीके, पहले तो बैटरी का जो ईएमएफ है वो बटे में कुल लंबाई, फिर आप अच्छे से देखें कि वास्तव में ये V बैटरी का ईएमएफ नहीं है, तार के सिरों पर जो विभवांतर है वो है। तो तार के सिरों का विभवांतर अगर आपको R दे रखा है तो I का मान कैलकुलेट कर लें और IR से V का पता लग जाएगा। और इस कैलकुलेशन को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो एक चीज़ और पता लगी कि यदि क्वेश्चन में आपको तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध अगर पता हो, देखिए ध्यान से, यदि विभव मापी के तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध RM, जिसको R बटे कुल लंबाई कह रहे हैं, तो इस तरीके से K पता किया जा सकता है। फिर द्वितीयक परिपथ में
जो अज्ञात ईएमएफ वाला सेल है उसके लिए आप संतुलन बिंदु निकालिए, यहाँ से यहाँ तक को L बोलेंगे और फिर क्या करेंगे, इस L को कैसे गुणा कर देंगे, आपके पास E का मान आ जाएगा। प्रत्येक फॉर्मूले को ध्यान से समझना है। देखो, संतुलन लंबाई L को कैसे गुणा कर दो, बात खत्म। दूसरा, अगर आपको K नहीं निकालना है, तार के सिरों पर विभवांतर दे रखा है, तार की कुल लंबाई 10 मीटर है और संतुलन लंबाई आपने निकाल ली, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर देखिए, अगर मान लो यहां पर R ओम दे रखा है, इसमें प्रवाहित धारा दे रखी है, तो IR कुल लंबाई विभवमापी की इंटू संतुलन लंबाई। और फिर हमने अभी ये तरीका देखा है कि यदि आपको विभवमापी के तार पर इकाई लंबाई पर कितना प्रतिरोध है उसको कह रहे RM, उसकी वैल्यू दे रखी है, तो RM को I से गुणा करो और इसके बाद इसको फिर से संतुलन लंबाई जो आपको दे रखी है उससे गुणा करो। ध्यान रहे, संतुलन लंबाई को, बैलेंस लेंथ को आपको मीटर में कैलकुलेट करना है और मीटर में ही उसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि लंबाई का SI मात्रक मीटर है। तो इस तरीके से आप एक अज्ञात विद्युत वाहक बल वाले सेल का EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। अप्रोच आपको क्लियर रखनी है, मेरा तो यही आपको बताना है। K का मान V/L, एक गलती बच्चा डायरेक्ट बैटरी का EMF से डिवाइड कर देता है, कर दो। कई बार क्या होता है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लगा देता है और कैलकुलेशन में मिस्टेक आ जाती है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझा रखा है। तो ये तार के सिरों पर विभवांतर में कुल लंबाई का भाग देना है। अब अगर इस विभवमापी के तार का रेजिस्टेंस दे रखा है और अगर धारा कैलकुलेट कर ली, तो इस V की जगह IR लिख सकते हैं ओम के नियम से। और यहां से एक बात और पता लग गई कि इकाई लंबाई पर प्रतिरोध को RM, तो K या विभव प्रवणता I बराबर I इंटू RM, K बराबर I इंटू RM भी लिख सकते हैं। और विद्युत वाहक बल निकालना है तो K को संतुलन लंबाई से गुणा कर दो। इसी K का मान IRM है तो भी उसको L से गुणा कर दो। इसी K का मान IR अपॉन में L है तो उसको भी L से गुणा कर दो। और इसी K का मान V/L है। कुल मिला के विभव प्रवणता आप कैसे भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट विभव प्रवणता दे रखी है, संतुलन लंबाई से गुणा कर दो। तार के सिरों का विभवांतर दे रखा है, कुल लंबाई का भाग देके ऐसे निकाल लो, IR/L करके गुणा संतुलन लंबाई से ऐसे निकाल लो। अगर आपको धारा और प्रति इकाई लंबाई पर प्रतिरोध दे रखा है, उसको संतुलन लंबाई से गुणा कर दो, तो भी उस अज्ञात सेल का EMF कैलकुलेट हो जाएगा। ये चारों फॉर्मूले में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल में जरूरी नहीं है कि आपको क्या दिया जाए, इन चारों फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, ताकि कैसा भी न्यूमेरिकल हो इजीली सॉल्व हो जाए। वो मापी के द्वारा उसके द्वितीयक परिपथ में जुड़े एक अज्ञात विद्युत वाहक बल वाले सेल का EMF आपको कैलकुलेट करना है। इसके बारे में मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए हैं। अब आपको न्यूमेरिकल की अप्रोच कैसे रखनी है वो भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार बच्चा सिंपल सोचता है कि EMF निकालना है, विभव प्रवणता को L से गुणा कर देंगे, लेकिन वो दिया हुआ ही नहीं है तो कंफ्यूज हो जाता है। अज्ञात विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए न्यूमेरिकल अप्रोच क्या होगी, इसको आप ध्यान से समझ लेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में पहला था कि अज्ञात विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। यहाँ पर 20 वोल्ट की बैटरी है, कहीं पर भी कोई प्रतिरोध नहीं है, सीधा विभवमापी के तार से जुड़ी हुई है। द्वितीयक परिपथ में एक सेल है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध R है, लेकिन इस कंडीशन में आंतरिक प्रतिरोध का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस परिपथ में तो धारा प्रवाहित होती ही नहीं है। कब? जब शून्य विक्षेप की स्थिति हो, नल पॉइंट पर हो, जो कि अब ऐसा सिचुएशन बोल के ये कह रहा है कि संतुलन लंबाई 2 मीटर पे प्राप्त होती है बिंदु से, E का मान ज्ञात करो, इस अज्ञात विद्युत वाहक बल वाले सेल का EMF ज्ञात करो। सिंपल फॉर्मूला आप जानते हैं, K × L।
इस कंडीशन में ये 20 वोल्ट पूरे तार के ऊपर विभवांतर उत्पन्न करेगा, तो K का मान जो है वो क्या हो जाता है, आप जानते हैं K बराबर V बटे L। तो V का मान कितना है 20 और विभवमापी के तार की लंबाई 10 मीटर, तो 20 बटे 10, संतुलन लंबाई कहाँ मिली है 2 मीटर पर, तो आंसर 4 वोल्ट आ गया। मान लो यही सर्किट दे रखा होता और लैंग्वेज ये होती कि विभवमापी के तार पर विभवमापी की प्रवणता 2 वोल्ट प्रति मीटर है, अज्ञात सेल के लिए संतुलन लंबाई A से 2 मीटर दूर है, उसका EMF कैलकुलेट करो। अब आपको ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, सीधा K की वैल्यू दे रखा है, K को L से गुणा करो और सीधा 4 वोल्ट आ गया। मैंने डाटा वही लिया है ताकि आपके दिमाग में क्लियरिटी आए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाए तो आपकी अप्रोच सेम रहनी चाहिए। देखिए, मान लो ऐसे दे दिया, ये सर्किट देखिए, आपको पूछ रहा है कि विभवमापी के तार में 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है और प्रतिरोध कितना है 10 ओम। अब बैटरी का ईएमएफ दिया हुआ ही नहीं है। जो बच्चा ये फॉर्मूला पढ़ेगा K बराबर V बटे L और V है ही नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। यहां पर I और R दे रखा है। आप जानते हैं अगर इस तार में I और R का मान आपको दे रखा है तो ओम के नियम से I गुणा R V हो जाता है। तो देख लीजिए, K का मान V बटे L और V का मान क्या हो गया IR। I का मान 2, R का मान 10 बटे 10 मीटर है किसका मान, विभवमापी के तार की लंबाई गुणा 2 मीटर पर क्या आ रहा है संतुलन लंबाई। तो कटा और आंसर फिर से कितना आ गया 4 वोल्ट। और क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, यही सर्किट दे रखा हो, यदि विभवमापी के तार में 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही हो और यदि विभवमापी के तार में 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही हो और इसके तार पर या इसके तार की एकांक लंबाई पर प्रतिरोध 1 ओम हो, इस कंडीशन में बच्चा गलती से प्रतिरोध और I को गुणा करके V निकालेगा तो गलती आएगा। ये कुल प्रतिरोध थोड़ी है, एकांक लंबाई पर प्रतिरोध 1 ओम है, अज्ञात विद्युत वाहक बल वाले सेल के लिए संतुलन लंबाई 2 मीटर है, इसका EMF ज्ञात करना है। तो मैंने बता रखा था E बराबर I RM इंटू L, और ये RM क्या है, इकाई लंबाई पर प्रतिरोध R बटे L की वैल्यू है ये। तो I RM की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, लंबाई कितनी दे रखी है 2, फिर से आंसर वही आ गया 4 वोल्ट। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आए, अगर आपकी मैथमेटिकल अप्रोच और बेसिक नॉलेज सही है तो आपको कोई नहीं हिला सकता। बस इस कंडीशन में आप ध्यान में रखें। और इसी तरीके के आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं ताकि बच्चा खुशी खुशी गलत करके आए। देखो, बैटरी 20 वोल्ट की 5 ओम का प्रतिरोध दे रखा है, इसने सारी कैलकुलेशन खराब कर दी। और बच्चा क्या करेगा, देखो E बराबर KL होता है, K बराबर V बटे L, V का मान 20 रख देगा और सब कुछ गलत आ जाएगा। ध्यान से देखिए, 20 वोल्ट की बैटरी, इस विभवमापी के तार का प्रतिरोध कितना है 5 ओम। 5 ओम का प्रतिरोध यहां लगा हुआ है, मतलब 5 और 5 10 ओम श्रेणी क्रम में हैं और टोटल वोल्टेज 20 है, तो धारा कितनी प्रवाहित होगी 2 एम्पियर। अब इस तार के लिए I कितना है 2 और R कितना है पूरे तार का 5 ओम। तो तार के सिरों पर विभवांतर 20 नहीं 10 रह गया, क्योंकि 20 में से 10 तो इस तार के सिरों पर हो गया और 10 पूरे विभवमापी के तार के सिरों पर हो गया। तो V का मान 10, लंबाई 10 मीटर, संतुलन लंबाई 2 मीटर, तो अब की बार आंसर 2 वोल्ट आएगा। इस अप्रोच को आप ध्यान से समझें। बार बार मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। यहां पर अगर प्रतिरोध आ गया, उसका मान दे रखा है, तो आपको जो मैंने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में बताया कि 20 वोल्ट की बैटरी है, 5-5 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं, तो आधा आधा विभवांतर हो जाएगा।
10 वोल्ट इस पर और 10 वोल्ट इस पर। और जब आपको विभव प्रवणता निकालनी है K का मान, तो जो V/L में V जो है वो बैटरी का EMF नहीं है, विभवमापी के तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है। तो यहाँ बैटरी तो 20 वोल्ट की है, लेकिन तार पर तो 10 वोल्ट ही विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, इसलिए 10/10 × 2, आंसर कितना आ गया? 2 वोल्ट। अगर आपने ये पैटर्न किसी अज्ञात विद्युत वाहक बल वाले सेल का EMF ज्ञात करने के लिए ध्यान में रखें, कैसा भी क्वेश्चन आए आराम से सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, विभवमापी का दूसरा अनुप्रयोग या दूसरा एप्लीकेशन है, आप इसकी सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल या EMF की तुलना कर सकते हैं। दो सेल आपके पास, उनके EMF का कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। देखिए सर्किट, आपके पास A से लेकर B ये विभवमापी का 10 मीटर लंबा तार है। इसके प्राथमिक परिपथ में बैटरी और कुंजी लगी हुई है। द्वितीयक परिपथ में आपने दो सेल लगा दिए, सेल E1 और E2, और यहाँ पर कुंजी K1 और K2 और गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोकी से जोड़ दिया। अब ये काम कैसे करेगा, इसका जो वर्किंग मेथड है, कार्यविधि है, सर्वप्रथम आप इस K कुंजी को ऑन कर दो, जिससे विभवमापी के परिपथ या तार पर विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट उत्पन्न हो जाएगी। ये बैटरी इस विभवमापी के तार पर विभव प्रवणता उत्पन्न कर देगी और उसका मान क्या होगा? K। और आपको पता है K कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? इस बैटरी ने जितना भी इसके अंदर EMF था, उससे इस तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न कर दिया, तो V बटे तार की कुल लंबाई। फिर देखिए, अब कुंजी K1 को ऑन करते हैं। पहले K को ऑन किया, ये दोनों बंद थी। पहले आप क्या करें, कुंजी K1 को ऑन करें, इसको बंद रखें, ये बंद है। और गैल्वेनोमीटर में लगी जोकी की सहायता से संतुलन लंबाई ज्ञात करें। अब अभी देखो सर्किट में कौन सा सेल लगा हुआ है? E1। तो E1 के लिए संतुलन लंबाई L1, और आप जानते हैं विभवमापी के सिद्धांत से E1 बराबर KL1। अब आप इस कुंजी को हटा दो और इसको ऑन करो। अब परिपथ में E2 सेल है। अब कुंजी K2 को ऑन करेंगे और E2 सेल परिपथ से जुड़ जाएगा और जोकी की सहायता से अब संतुलन लंबाई L2, और विभवमापी के सिद्धांत से E2 बराबर KL2। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे, E1 बटे E2 बराबर KL1 बटे KL2। K से K कैंसिल हो गया, E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। ये आपको याद रखना है। अगर दो सेलों का EMF आपको तुलना करना है तो E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। इस समीकरण का मतलब है सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात उनके लिए संतुलन लंबाइयों के अनुपात के बराबर होता है। इस सेल E1 का EMF जो होगा और इस सेल का EMF जो होगा, इन दोनों सेलों के EMF का अनुपात इन सेलों के द्वारा जो संतुलन लंबाई आई है उनके अनुपात के बराबर होता है। दो सेल है, दोनों सेलों के लिए अलग अलग आपने संतुलन लंबाई कैलकुलेट कर ली। अगर आपको संतुलन लंबाइयों का अनुपात पता है, वही इन दोनों सेलों के EMF का अनुपात होगा, और इस तरीके से सेलों के EMF की भी हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं और गणना भी कर सकते हैं। तो ये था दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, किसके द्वारा? विभवमापी द्वारा। तो विभवमापी का एक और एप्लीकेशन है, एक और अनुप्रयोग है, विभवमापी द्वारा सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मापन करना। ध्यान से देखिए,
इसके लिए आपको क्या करना है, विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में एक बैटरी जोड़ देनी है जिसकी वोल्टता या यूं कह सकते हैं विभवांतर या विभव जो है वो V है, कुंजी K है, विभवमापी का तार AB है 10 मीटर लंबा। द्वितीय परिपथ में एक सेल और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कुंजी K1 और इधर समांतर क्रम में रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स आप जानते हैं एक बॉक्स होता है जिसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी अगर की वहाँ से हटा लेंगे तो परिपथ में वो प्रतिरोध जुड़ जाएगा। और कुंजी K2 गैल्वेनोमीटर और जॉकी के साथ जुड़ा रहता है। ये इसका सर्किट है, ध्यान से देखिए इसको। इस सेल के साथ आंतरिक प्रतिरोध, ये जो R मैंने बताया है वो इसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। इससे पहले जो 2 अनुप्रयोग थे उसमें हमने आंतरिक प्रतिरोध के बारे में कुछ नहीं सोचा था। कारण ये था कि ये जो आंतरिक प्रतिरोध जिस टाइम लग रहा था उस टाइम गैल्वेनोमीटर में सुई में विक्षेप 0 पर था और इस परिपथ में धारा ही नहीं बह रही थी। लेकिन अब समांतर क्रम में एक प्रतिरोध है तो इस सेल की वजह से इस प्रतिरोध में धारा बहेगी और इस कारण से इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी यहाँ पर वर्क करेगा, कार्य करेगा। तो पहले कार्य विधि देखिए। सर्वप्रथम कुंजी K को ऑन करेंगे और तार पर विभव प्रवणता K ज्ञात कर लेंगे और आपको पता है K बराबर V/L। V तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, L विभवमापी के तार की कुल लंबाई। यहाँ से विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गई। इसके बाद सेल E के विद्युत वाहक बल के लिए संतुलन लंबाई L1 ज्ञात करते हैं। पहले K को ऑन करो और क्या कैलकुलेट कर लो, विभव प्रवणता। फिर इस K1 को ऑन करो और इस सेल E के लिए L1 या संतुलन लंबाई ज्ञात करो। अभी इसको ऑन मत करो, केवल K1 को ऑन करना है और संतुलन लंबाई L1 मिली। इस L1 से इस सेल का विद्युत वाहक बल E आपको मिल गया। E बराबर KL1। K क्या है, विभव प्रवणता। अब कुंजी K2 को ऑन करते हैं, ये K2 इसको भी ऑन। इस कारण से इस सेल के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध R जुड़ गया। इस कारण प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध R निकालते हैं और प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा क्या है, I। यहां मैंने सर्किट बना दिया इसको उठा के। ये सेल है जिसका EMF E है और इसका कैलकुलेशन KL1 है। कई जगह विभव प्रवणता को K की जगह X माना गया है, उससे आप कंफ्यूज नहीं हो, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं। तो प्रतिरोध R में धारा I प्रवाहित हो रही है। ये देखिए, जैसे ही कुंजी K2 ऑन करेंगे, ये K2 और ये K1, K ऑन है, K1 भी ऑन है। फिर उसके बाद K2 ऑन करेंगे। जैसे ही K2 ऑन करेंगे इस प्रतिरोध में धारा I प्रवाहित होगी। प्रतिरोध R पर जो विभव है इसकी टर्मिनल वोल्टता के बराबर होगा। अब ध्यान से देखना, इस सेल की वजह से इस तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा, ठीक है। एक जवाब तो यह है कि यहां जो विभवांतर होगा वो बराबर होगा इस सेल के EMF, लेकिन नहीं, इस कंडीशन में इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी काम करेगा। और याद कीजिए, अगर ये R प्रतिरोध है, इसके श्रेणी क्रम में यहां स्मॉल r प्रतिरोध है, तो इस सेल का जो EMF है वो कुछ विभवांतर यहां उत्पन्न करेगा और कुछ विभवांतर यहां उत्पन्न करेगा। इस तार के या R प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो इस सेल की टर्मिनल वोल्टता कहलाएगा। प्रतिरोध R पर विभव इसकी टर्मिनल वोल्टता के बराबर होता है। अगर किसी
सेल के ईएमएफ से उसके आंतरिक प्रतिरोध में या आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो विभव का पतन हुआ है, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, वो घटा लें। भाई ये सेल जितना विभवांतर उत्पन्न करेगा उसमें से कुछ तो इसके आंतरिक प्रतिरोध के कारण यही माइनस हो गया और बचा हुआ यहां उत्पन्न होगा। तो टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? इस तार में प्रवाहित धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, और धारा I बराबर टर्मिनल वोल्टता बटे R। अब टर्मिनल वोल्टता क्या है? इस सेल के कारण R प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, वो क्या होगा? इस सेल के ईएमएफ में से माइनस कर दो इस R प्रतिरोध के कारण जो विभव का पतन हुआ है वो, और इस R प्रतिरोध में भी धारा कितनी बह रही है? I, तो I को स्मॉल r से गुणा कर दिया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं जब विभवमापी में सीधी बैटरी तार से विभवमापी के तार से जुड़ी हुई है, तब तार के सिरों पर विभवांतर अलग होता था, और यहां अगर कोई प्रतिरोध आ जाए तो उस बैटरी के कारण कुछ विभव यहां उत्पन्न हो जाता था और शेष बचा तार पर। वही कॉन्सेप्ट यहां पर है। इस ई विद्युत वाहक बल वाले सेल का कुछ विभवांतर तो खुद के आंतरिक प्रतिरोध में खर्च हो गया, तो यहां जो विभवांतर होगा धारा I इंटू आंतरिक प्रतिरोध R, और किस में से माइनस कर देंगे? E में से। तो टर्मिनल वोल्टता सेल के विद्युत वाहक बल में से माइनस कर देंगे सेल द्वारा प्रवाहित धारा और आंतरिक प्रतिरोध का गुणनफल। अब इस IR को इधर ले लें प्लस में, और इस E में से ये माइनस में आ जाएगा। कहने का मतलब सेल का विद्युत वाहक बल E में से माइनस कर दो टर्मिनल वोल्टता, वो आ जाएगा सेल से प्रवाहित धारा I और आंतरिक प्रतिरोध R। अब इस धारा का इधर भाग देने, आंतरिक प्रतिरोध R E माइनस VT अपॉन I। अब एक चीज और देखिए, I का मान मैंने आपको बता रखा है VT टर्मिनल वोल्टता बटे प्रतिरोध बॉक्स वाला कैपिटल R। तो यहां I की जगह VT अपॉन R आया तो R गुणा में चला गया। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं। इस सेल का ईएमएफ हमने संतुलन लंबाई L1 निकाल के प्राप्त कर लिया था। सेल की टर्मिनल वोल्टता VT बटे में टर्मिनल वोल्टता इनटू R तो आपको पता ही होगा कि रेजिस्टेंस बॉक्स में से कितना निकाला। तो अब आपको किसकी कैलकुलेशन करनी है? टर्मिनल वोल्टता की। अब विभवमापी से टर्मिनल वोल्टता कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी देखिए। टर्मिनल वोल्टता के लिए हम क्या करेंगे? कुंजी K1 और K2 दोनों को ऑन रखेंगे और संतुलन लंबाई प्राप्त करेंगे, और इस बार जो संतुलन लंबाई होगी उसको कह रहे हैं L2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो L2 है वास्तव में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बारे में बताएगा, तो उसे ही तो टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। VT के लिए संतुलन लंबाई L2 ज्ञात करेंगे, और VT बराबर KL2, और पहले हमने E का मान निकाल ही लिया KL1। तो इस सेल का EMF ये था, लेकिन इस सेल के द्वारा इस प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ये है। ये डिफरेंस इसलिए आया कि सेल का कुछ विभवांतर इसके खुद के आंतरिक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न हो गया, तो कुछ यहां रह गया और कुछ यहां उत्पन्न हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो सेल का ईएमएफ आ जाएगा। लेकिन हमें इस फॉर्मूले में ई और टर्मिनल वोल्टता का मान रखना है। ई का मान KL1, टर्मिनल वोल्टता KL2 बटे KL2 इंटू आर। के से के कैंसिल हो गया, आंतरिक प्रतिरोध L1 माइनस L2 अपॉन में L2 इंटू आर। L1 क्या है? जब केवल K1 ऑन हो, ये बंद हो, उस समय संतुलन लंबाई ज्ञात करो L1, फिर K2 को भी ऑन करो और फिर संतुलन लंबाई ज्ञात करो L2, और प्रतिरोध बॉक्स में कितना प्रतिरोध वाली कुंजी या की आपने निकाली है उससे आपको R का मान पता लगेगा, और इस सेल के आंतरिक प्रतिरोध R की गणना कर सकते हैं। तो ये था
विभवमापी द्वारा सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मापन। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना जरूरी है। बात सिंपल है, उलझने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली K1 ऑन करें, L1 निकाल लें, K2 भी ऑन करें, L2 निकाल लें। L1 माइनस L2 अपॉन में L2 इंटू R। R क्या है? प्रतिरोध बॉक्स में कितना प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। लेकिन एक सिंपल बात यह है कि अगर इस आंतरिक प्रतिरोध इसमें नहीं होता तो इस सेल का जितना ईएमएफ होता उतना ही यहाँ तार के सिरों पर विभवांतर होता। लेकिन ये तार के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर है उसे ही टर्मिनल वोल्टता कह रहे हैं, और टर्मिनल वोल्टता हमेशा सेल के ईएमएफ से कम होती है। क्यों? क्योंकि कुछ वोल्टता सेल अपने आंतरिक प्रतिरोध के ऊपर विभव के पतन या पोटेंशियल ड्रॉप में खर्च कर देता है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें। तो ये था विभवमापी के द्वारा सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मापन करना। तो दोस्तों, विभवमापी के एप्लीकेशन में मैंने आपको तीनों अनुप्रयोग बता दिए हैं। किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, और किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना या मापन करना।